इन अ स्पेस के अंदर आपका जो सबसे पहली इक्वेशन आपको पढ़नी है लाइन की, वो है इक्वेशन ऑफ अ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। तो इसमें दो क्वांटिटी ऐसी हैं जो गिवन है, एक तो पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो हम ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालने वाले हैं जो एक पॉइंट से पास कर रही है और एक वेक्टर के पैरेलल है। तो देखो ये कोई एक पॉइंट है, पॉइंट ए, ठीक है। इस पॉइंट से पास कर रही है ये कोई लाइन, ये लाइन दिखाई दे रही है जो पॉइंट ए से पास कर रही है। ये जो लाइन बन रही है, इसी लाइन पर एक और कोई पॉइंट है पी, ठीक है। अब ये जो लाइन है ए पी लाइन, इस ए पी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर भी हमें गिवन है बी वेक्टर, ठीक। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, ओके। तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सुनो। ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए का ऑरिजिन से ये जो पोजीशन वेक्टर है हमने इसे स्मॉल ए से डिनोट किया है, और ये जो पॉइंट पी है इसका पोजीशन वेक्टर हमने आर से डिनोट किया है, ठीक है। और ये इस लाइन के पैरेलल जो वेक्टर है उसे हमने बी से डिनोट किया है। अब ये जो ए पी वेक्टर है, ये क्योंकि इस बी वेक्टर के पैरेलल है, तो ए पी वेक्टर किसके इक्वल होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर के। इनका ये रिलेशन होगा, जब दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो बी वेक्टर क्या होता है, लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, या ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। तो यहाँ पर जो ए पी वेक्टर है, क्योंकि इसके पैरेलल है, तो ए पी वेक्टर लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर रहा होगा। लैम्डा यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट ए पी हम जानते हैं कि कैसे निकाला जाता है। अगर हमें ए पी निकालना होता तो ए पी कैसे निकाला जाता, तो आंसर पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ऐसे निकालते हैं। अब ओ पी की वैल्यू हमारे पास है कितनी, आर, वो हमने यहाँ रख दी। ओ ए की वैल्यू है हमारे पास कितनी, ए, वो हमने यहाँ लिख दी। ये माइनस का ए है, ये उधर गया तो प्लस का ए आ गया। तो ये हमारे पास बोर्ड पर जो इक्वेशन लिखी है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट ए एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ए, और जो गिवन पैरेलल वेक्टर वो कौन सा है, बी, ठीक है। और ये है इसकी इक्वेशन बन गई लाइन की। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी को मान लो, अगर ये जो पॉइंट ए है जिस पॉइंट से लाइन पास कर रही है, उसके मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 z1। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 y1 z1। और ये जो बी पॉइंट, ये जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो मान लो आप हैं ए बी सी, ठीक। और ये जो आर वेक्टर है इसके एक्स वाई जेड, ठीक। तो ये अगर डायरेक्शन रेशियोज हैं, तो आपको पता है कि अगर पॉइंट ए का से हमें कोई वेक्टर लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। ए वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो x1 i कैप, y1 j कैप, z1 k कैप, ऐसे लिखेंगे। अगर मुझे बी वेक्टर लिखना हो, अगर उसके डायरेक्शन रेशियो ए बी सी है, तो उसे कैसे लिखेंगे, ए आई कैप, बी जे कैप और सी के कैप। और सिमिलरली ये जो आर वेक्टर अगर मुझे लिखना हो तो ये इक्वल होगा एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। इन सबको मैं उठाऊं और उठाकर इनको इनकी कार्टेशियन फॉर्म में लिख दूं, यानी कि इनका वेक्टर बना बना कर लिख दूं। जैसे कि आर की जगह क्या लिख दूं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप एंड जे के जेड के कैप, ठीक है। ऐसे ही ए की जगह ये लिख दूं, और बी की जगह ए आई कैप, बी जे कैप और सी की कैप अगर ये लिख देता हूँ, और फिर इस सारी क्वांटिटी को सॉल्व करता हूँ। सॉल्व करने के बाद मेरे पास जो फाइनल फॉर्म बनेगी, एक इक्वेशन जो फॉर्म होगी वो होगी x माइनस x1 अपॉन ए, y माइनस y1 अपॉन बी और z माइनस z1 अपॉन सी। ये वाली जो फॉर्म आएगी इसमें वेक्टर हट चुके होंगे, क्योंकि हम उनको उनकी डायरेक्शन रेशियो के टर्म में लिख चुके होंगे। इस तरह की जो फॉर्म होती है उसे क्या कहते हैं, कार्टेशियन फॉर्म। और ये जो फॉर्म लिखी हुई है, ये इसका क्या नाम है, वेक्टर फॉर्म। कौन सी फॉर्म है ये वेक्टर फॉर्म है और ये कार्टेशियन फॉर्म है। अब इन दोनों फॉर्म के अंदर क्या बात याद रखनी है उसको सुन लो ध्यान से। ये आपको एग्जाम से पहले ये चीज़ें याद भी रखनी है, ठीक है। एक तो ये कि ये वाली जो फॉर्म है, इसमें जो ए होता है वो हमारा गिवन पॉइंट होता है। जो हमारा गिवन पॉइंट है वो क्या बनाता है, वेक्टर ए, ठीक है। और जो बी है, बी वेक्टर, ये हमारा गिवन पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है, गिवन पैरेलल वेक्टर। ये दोनों बातें याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या याद रखना है, ये जो x1 y1 z1 है, ये हमारा जो गिवन पॉइंट है वहां से मिलेगा हमें। गिवन पॉइंट हमारा क्या मिलेगा,
x1 y1 z, जो गिवन पॉइंट होगा वो उसे हम क्या नाम देंगे, x1 y1 z1। और ये जो ए बी सी हैं ये कहाँ से मिलेंगे, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे किसके, पैरेलल वेक्टर के, ठीक है, पैरेलल वेक्टर के। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं आपके सामने इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन रख रहा हूँ, वो आपको समझ में आ जाएंगे बड़े आसानी से। देखो वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ ली है, वेक्टर फॉर्म होती है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी, ठीक है, ये हुआ करती है। और दूसरा ये तो हो गई हमारी कौन सी फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और दूसरी हमारे पास आया करती है कौन सी फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, ठीक है, और z माइनस z1 अपॉन c, ये है, ठीक है। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन हैं उनको देखो आप, ये आपको मिल जाएंगे 11.2 में, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक्सरसाइज 11.2 में सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच पासिंग थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट गिवन है 1, 2 एंड 3, ठीक है, और एक पैरेलल वेक्टर गिवन है। जो पैरेलल वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर बनता है, बी वेक्टर, और ये क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। तो जो हमारा जो इक्वेशन हुआ करता है उस इक्वेशन में जो पॉइंट हमें गिवन होता है वो तो हमारा कौन सा वेक्टर बना कर देगा हमें, ए वेक्टर, और जो पैरेलल वेक्टर होता है वो कौन सा वेक्टर होता है, बी वेक्टर। तो इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी इस केस में बोलो। तो आंसर है r वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। ए वेक्टर हमारे पास क्या है 1i कैप एंड 2j कैप एंड 3k कैप, ये तो हो गया ए वेक्टर, प्लस लैम्डा बी वेक्टर। बी वेक्टर हमारे पास क्या है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो जो पॉइंट गिवन होगा उसको ए वेक्टर कह दो, और जो पैरेलल वेक्टर गिवन होगा उस लाइन के वो बी वेक्टर कह दो, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म दैट पासिस थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर। अब हमें पॉइंट का पोजीशन वेक्टर पहले से गिवन है, यानी कि डायरेक्टली अगर मैं कहूँ तो मुझे क्या गिवन है बोलो, ए वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ये, और इन द डायरेक्शन। अब इन द डायरेक्शन का मतलब पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर हमें क्या गिवन है, बी वेक्टर बोलो, i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप। अब हमें a और b दोनों पता है। अब हम सबसे पहले जो इक्वेशन लिखेंगे वो लिखेंगे वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म क्या होती है वेक्टर फॉर्म, तो आंसर है r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा बी। तो r इक्वल्स टू ए वेक्टर है हमारे पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा बी, बी क्या i प्लस 2j माइनस k, ये हमारी हो गई वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब हमें कौन सी फॉर्म लिखनी है, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म होती है हमारे पास x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, और z माइनस z1 अपॉन c, ठीक है, ये हुआ करती है। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा पॉइंट होता है वो हमें क्या देता है, x1, y1 और z1, और जो हमारा पैरेलल वेक्टर होता है वो हमें क्या देता है, a, b एंड c, ठीक। तो बस आपको वहां से वैल्यू पुट करनी है, x माइनस x1 की वैल्यू देखो कितनी है 2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, ऐसे ही y माइनस y1 की वैल्यू कितनी है -1,
तो ये +1 बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन बी, बी की वैल्यू वहाँ से देख लो कितनी है 2, जेड माइनस जेड1 की वैल्यू कितनी है 4, और सी की वैल्यू कितनी है वहाँ पर -1। ये आपकी कार्टेशियन फॉर्म, बस यहीं छोड़ देना आपको अपना आंसर, ठीक है ना। तो कितने आसान क्वेश्चन है, आपको पॉइंट या तो वो पॉइंट दे रहा है, पॉइंट दे देगा तो वहां से ये वेक्टर बन जाएगा, और पैरेलल तो वो बताएगा ही बताएगा आपको अगर ये इक्वेशन लिखवानी है उसको तो, ठीक है ना। और इस वाले में तो डायरेक्टली पोजीशन ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों ही दे दिए। तो क्या याद रखना होता है कि जो हमारा पॉइंट होता है वो हमारा x1 y1 z1 होता है, और बी वेक्टर हमें क्या देता है a b c, जब हमें कार्टेशियन लिखना होता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिस थ्रू द पॉइंट। अगेन बच्चों आपको पॉइंट दे दिया है -2, 4 एंड -5। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि पॉइंट हमें क्या देने वाला है, वेक्टर a, और पैरेलल टू द गिवन। अच्छा, अब इसमें हमें कार्टेशियन फॉर्म दे रखी है पैरेलल वेक्टर की जानने के लिए, ठीक है। तो x + 3/3 और y - 4/5 और z + 8/6, ठीक है, ऐसे है। अब ये बात आपको पता है कि ये इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कि कार्टेशियन फॉर्म है, और इस कार्टेशियन फॉर्म को अगर हम कंपेयर कराएं x - x1/a, y - y1/b और z - z1/c से, तो यहाँ से जो a, b और c मिलेंगे ये हमें कौन सा वेक्टर बनाकर देंगे, b वेक्टर, ठीक है, पैरेलल वाला जो वेक्टर होता है। तो b वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो हमें मिल गए, क्या क्या मिले बोलो, 3, 5 एंड 6, ठीक है। तो पॉइंट तो उसने पहले ही बता दिया था, अब बी वेक्टर नहीं बताया था उसने डायरेक्टली, तो उसने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, या मैं कहूँ पैरेलल टू दिस। तो अगर इसके पैरेलल है तो यहाँ से जो बी वेक्टर है वो मिल जाएगा हमें कंपेयर कराकर, ठीक है। और हमें लिखना क्या है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है बोलो, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/। अब जो लाइन की हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं वो इस लाइन के पैरेलल है, तो इसका मतलब बी वेक्टर का जो इसमें रोल होगा वही बी वेक्टर का रोल इसमें होगा, दोनों ही सेम होगा। हाँ, कार्टेशियन इक्वेशन हमें किसी दूसरी लाइन की दे रखी जो कि इस लाइन के जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके पैरेलल है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर x - x1 हमारे पास क्या होगा बोलो, ये x1 y1 z1 का काम करेगा, ठीक। तो x1 कितना है यहाँ पर -2, और y - y1 कितना है 4, और z - z1 कितना है -5। अब यहाँ पर ये जो लाइन है जो हम लिख रहे हैं और जो हमें गिवन है, ये दोनों आपस में कैसी हैं, पैरेलल है। दोनों लाइनें आपस में कैसी हैं, पैरेलल। बट ये वाली जो लाइन है ये किस पॉइंट से पास कर रही होगी बताओ, तो आंसर है ये वाला पॉइंट, ये जो वैल्यू है ये क्या क्या रही होंगी बोलो, -3 रही होगी, और 4 रही होगी, और -8। तो जो ये वाली जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है, लेकिन जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है वो किस पॉइंट से पास कर रही है, -2, 4 एंड -5। बट क्योंकि दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो इसका जो बी वेक्टर होगा और इसका जो बी वेक्टर होगा, जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उन दोनों का वेक्टर बी वेक्टर पैरेलल ही होगा दोनों ही केस में, हाँ या ना। ये बात समझ में आ रही है, जिस लाइन की हमने ये इक्वेशन लिखी है उसके पैरेलल एक वेक्टर रहा होगा, कौन सा वेक्टर, बी वेक्टर, उसके डायरेक्शन रेशियो क्या रहे होंगे 3, 5, 6, है ना। यही तभी तो ये लाइन लिखी गई है, ये वाली जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास कर रही है, और बी वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है 3, 5, 6, तो ये लाइन बनी होगी, ठीक। अब वो कह रहा है जो आप निकालने वाले हो लाइन वो इसके पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल हुए, ठीक। तो इसलिए जब मुझे इसका रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए होगा जो पैरेलल है इसके, उसको मैं क्या लिखूंगा 3, 5 और 6, यहां से मिल जाएंगे मुझे a b c, है ना, या मैं कहूँ पैरेलल वेक्टर में मिल जाएगा। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा, x + 2/3, y - 4/5
और z प्लस 5 अपॉन, ऐसे बन जाएगा। ये वाली बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको जब आप कंपेयर करा रहे हो तो आप ये वाली लाइन निकाल रहे हो। इस लाइन के लिए आपको पॉइंट पता है? हाँ पता है। क्या इस वाली लाइन के लिए आपको जो पैरेलल गिवन वेक्टर है वो पता है? तो आंसर है यस। हमें डायरेक्टली नहीं पता है बट हम ये कह सकते हैं क्योंकि जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है और ये वाली लाइन के पैरेलल वेक्टर कौन सा है? ये वाला। तो इसका मतलब अगर ये इसके पैरेलल है तो ये इसके भी तो पैरेलल रहा होगा। तो अब हमें पॉइंट पता है इस लाइन के लिए और इसके पैरेलल एक वेक्टर भी पता है, तो वो हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, इस तरह से आंसर आ जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप एक और क्वेश्चन कर सकते हो। देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। एक लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, x माइनस 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू y प्लस 4 अपॉन कितना 7 और z माइनस 6 अपॉन 2। ठीक है, इस तरह से ये हमें गिवन है। अब आप क्या करोगे, इसकी वेक्टर फॉर्म आपको लिखनी है। आप इसे कंपेयर कराओगे पहले तो x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b और z माइनस z1 अपॉन c से कंपैरिजन कराओगे। तो अब आपको यहां से x1 y1 z1 पता चल जाएगा। x1 y1 और z1 बताओ क्या निकल कर आएगा? 5 और -4 और 6, यही तो आएगा। और आपको पता है कि ये जो x1 y1 z1 होते हैं यही दरअसल हमारा क्या होता है? पॉइंट। और वो पॉइंट से हमारा जो वेक्टर बनता है वो कौन सा वेक्टर बनता है? ए वेक्टर। 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6। समझ गए? और जो ए बी सी है, ए बी सी है ना, ए बी सी हमें क्या क्या मिल रहे हैं बोलो? 3, 7 एंड 2। और जो ए बी सी हैं वो हमारे पैरेलल वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो ये पैरेलल वेक्टर होगा वो क्या रहा होगा? 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। तो अब आप वेक्टर फॉर्म लिख सकते हो। वेक्टर फॉर्म क्या हुआ करती है बोलो? r इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी। r इक्वल्स टू ए है हमारे पास 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 6k कैप प्लस लैम्डा, और बी वेक्टर भी है हमारे पास 3i कैप प्लस 7j कैप प्लस 2k कैप। ये वेक्टर फॉर्म आ गई। ठीक है ना? तो कार्टेशियन फॉर्म से आपको मिल जाता है x1 y1 z1 जो कि ए वेक्टर बनाता है, और ए बी सी से आपको मिल जाता है बी वेक्टर जो कि पैरेलल वेक्टर है। वो आप ए और बी की वैल्यू आप यहां पर रखो दोनों वेक्टर को, आपका आंसर आ गया। ठीक है ना? अब आप के पास सपोज करो दो लाइनें गिवन हैं आपके पास, इस प्लेन में दो लाइनें हैं। ठीक है, L1 एंड L2। ठीक है, और ये दोनों लाइनें एक दूसरे के साथ कितना एंगल बना रही हैं? थीटा। और हम ये जानना चाहते हैं इन दोनों लाइन के बीच में बनने वाला ये एंगल कितना रहा होगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, cos थीटा इक्वल्स टू a1 a2 b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट a1, मतलब कह सकते हैं a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर का रूट और a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 के स्क्वायर का रूट। अब ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं क्या? तो आंसर ये है कि जो L1 वाली लाइन है उस पर कोई पॉइंट है P, उसका ये डायरेक्शन रेशियो है क्या क्या? a1 b1 c1। और जो पॉइंट जो L2 लाइन है हमारी लाइन L2 के ऊपर Q पॉइंट लाई कर रहा है जिसके डायरेक्शन रेशियो क्या है? a2 b2 और c2। ठीक है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आप दोनों लाइन के बीच में एंगल निकाल सकते हो। यानी कि दो लाइन के बीच में एंगल निकालने के लिए उन दोनों लाइन पर क्या पता होना चाहिए? तो आंसर है दोनों लाइनों पर एक एक पॉइंट पता होना चाहिए। क्लियर है ये बात? ठीक है। अच्छा, अगर मान लो कभी उन दोनों लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनने लग गया तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, ये बात आप जानते हो। cos 90 यहाँ 0 हो गया तो ये नीचे वाली क्वांटिटी सब 0 में चली जाएगी। तो क्या बच जाएगा? a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल्स टू कितना? 0। तब उस केस में ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर होंगी।
तो अब इसका वाइस वर्सा भी करेक्ट है, ध्यान रखना। अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, ये गिवन है, तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का सम 0 के इक्वल होगा। या इसका उल्टा कि अगर A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का सम आपने 0 प्रूफ कर दिया तो वो दोनों लाइनें कैसी रही होंगी? परपेंडिकुलर। क्लियर होगा ये बात? और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये L1 और L2 लाइन के बीच का जो एंगल है वो कितना हो जाए? 0 हो जाए। 0 हो जाएगा तो ये दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी, और पैरेलल होंगी तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं उनमें कुछ ना कुछ रिलेशन रहा होगा, मतलब A प्लस लैम्डा बी वाली सिचुएशन रही होगी। ठीक है, तो ये दो कंडीशन हैं जो आप इसी फॉर्मूले से ही निकाल रहे हो। ये वाला जो फॉर्मूला है इसको आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली ये याद रखना है। ठीक है, इसको आप ड्राइव नहीं करोगे। ओके, हालांकि इसको ड्राइव करना बहुत आसान होता है बट हमें नीड नहीं है यहाँ पर। अब इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज के जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन दिए हुए हैं, 4-5 कुछ 2-3 क्वेश्चन है स्टार्टिंग में, वो सब इसी पर बेस्ड हैं। जैसे मैं एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शो दैट थ्री लाइन्स विद डायरेक्शन कोसाइन दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। 3 लाइनों की बात हो रही है एक्सरसाइज 11.2 में। पहली लाइन का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 12/13 और -3/13 और -4/13। ठीक है, तो ये जो डायरेक्शन रेशियो है इनका नाम रख दो। पहले वाले का A1 B1 और C1। अच्छा, दूसरा जो आपको पेयर गिवन है उसका आप नाम रख दो A2। A2 कितना है? 4/13 और 12/13 और 3/13 C2 3/13। सिमिलरली एक और गिवन है। ठीक है, मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को क्या करना चाहिए। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों लाइनें जो हैं वो एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। तो दो लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर तभी हो सकती हैं जब वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रही हों, जब उनके डायरेक्शन रेशियो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करें। ठीक, तो हम करके देखते हैं। तो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अगर 0 के इक्वल आ गया तो हम कह देंगे ये दोनों लाइनें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो 12/13 A2 कितना है? 4/13 प्लस B1 -3/13 B2 12/13 प्लस C1 -4/13 C2 3/13। ठीक है, ओके। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 48/169 और -36/169 -12/169। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, ये 48, ये सब कैंसिल हो जाएगा इससे। 48 से 36 और 12 ये भी 48 कैंसिल हो जाएगा। कितना बन गया? 0। तो क्योंकि ये वाली कंडीशन 0 के इक्वल आ गई है इसलिए मान लो ये वाली लाइन जो है वो L1 लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे ये, और ये मान लो L2 लाइन के डायरेक्शन रेशियो थे। तो क्योंकि इन दोनों का ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है इसलिए L1 लाइन परपेंडिकुलर है L2 पे। अब इसी तरह से आपको एक पेयर और गिवन है, उसका नाम आप क्या रख दोगे? L3। ठीक है, फिर आप L2 और L3 में यही कंडीशन सेटिस्फाइड कराओगे, फिर L1 और L3 में यही कंडीशन सेटिस्फाइड कराओगे, तो आपको मिलेगा कि L2 L3 के परपेंडिकुलर है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब L1 और L3 भी एक दूसरे के क्या रहे होंगे? परपेंडिकुलर रहे होंगे। ये भी आप मतलब प्रूफ कर देना वहाँ पर L1 और L3 की कंडीशन को भी। तो इससे ये हो जाएगा कि ये तीनों म्यूचुअली आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। समझ आ गया क्या करना है? ठीक है, show that the line through the point this and this is perpendicular to the line through the point this and this। ठीक है, तो आपके पास दो पॉइंट, पहले तो आपको एक लाइन बनानी है 1 -1 और 2 और 3 4 एंड -2। मान लो ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, इन दोनों पॉइंट से पास करती हुई कोई लाइन जा रही है। ठीक है, तो AB आपको अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे?
b माइनस ए करके लिखोगे। कैसे लिखोगे बोलो? 3 माइनस 1 2 आई कैप और 4 माइनस माइनस 1 कितना 5 जे कैप और माइनस टू माइनस का 4 के कैप। ठीक है। अच्छा फिर से अगेन हमारे पास दो पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या है? इसका नाम रख लो सी। ठीक है। पॉइंट सी क्या है? 0 3 2 और मान लो कोई एक डी पॉइंट और गिवन है उसी पर 3 5 और 6। तो अगर आपको सी डी लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो आंसर है 3 माइनस 0 कितना 3 आई कैप, 5 माइनस 3 2 जे कैप, 6 माइनस 2 4 के कैप। ठीक है। अब आपको ए बी और सी डी लाइनों को परपेंडिकुलर प्रूफ करना है। तो कैसे करोगे? तो आंसर है इनके जो डायरेक्शन रेशियो हैं वो किस कंडीशन को सेटिस्फाइड करने चाहिए? A1 A2 B1 B2 प्लस C1 C2। ये जो सम है ये 0 के इक्वल आना चाहिए। तो ये हमारे लिए A1 B1 और C1, ये हमारे लिए A2 B2 और C2 का काम कर रहा है। तो 2 इंटू कितना 3, B1 5 इंटू कितना 2 और C1 कितना माइनस का 4 इंटू कितना बोलो C2 कितना 4। अब इसको सॉल्व कर लो। ये कितना आ गया 6 10 माइनस का कितना 16 तो माइनस 16 और प्लस 16 कितना 0। ठीक। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि ए बी वेक्टर जो बनेगा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सी डी वेक्टर। या मैं ये कहूँ इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन अगर इनका नाम मान लो, इसका नाम रख देते हो आप लाइन कोई L1 और इस लाइन का नाम L2, तो L1 लाइन परपेंडिकुलर होगी L2 पे। ठीक है। क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट है 4 7 8 और 2 3 4। ठीक है 2 3 4 और दूसरा बच्चों पॉइंट हमें गिवन है -1 -2 एंड 1 और 1 2 एंड 5। ठीक है। और हमें दिखाना है कि ये क्या है? पैरेलल हैं। ये दोनों लाइनें एक दूसरे के कैसी हैं? पैरेलल। तो पैरेलल दिखाना भी आसान है। ये मान लो ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ए बी वेक्टर बताओ क्या रहा होगा? 2 माइनस का 2 आई कैप, 3 माइनस 7 माइनस का 4 जे कैप, 4 माइनस 8 माइनस का 4 के कैप। ऐसे मान लो ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। तो आपका जो सी डी वेक्टर रहा होगा वो क्या रहा होगा बोलो? 1 माइनस 1 प्लस का 2 आई कैप और 2 माइनस माइनस का 2 कितना प्लस का 4 जे कैप और 5 माइनस 1 4 के कैप। ठीक है। ऐसे आ जाएगा। अब इन सब में से क्या कॉमन आ रहा है? इन सब में से, या फिर ऊपर वाले में से आप ऐसा करो, ऊपर वाले टर्म में से आप कॉमन ले लो क्या माइनस का 1। तो क्या आ जाएगा? आई कैप, सॉरी 2 आई कैप आ जाएगा। ठीक है 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है। और प्लस का 4 के कैप। अब आप देखोगे अगर ध्यान से तो यहाँ से जो ए बी वेक्टर है हमारा -1 को हम लोग क्या कह सकते हैं? लैम्डा। और ये वाला जो वेक्टर है ये दरअसल कौन सा वेक्टर है? सी डी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया? लैम्डा टाइम्स ऑफ सी डी वेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि ए बी वेक्टर क्या रहा होगा? पैरेलल किसके? सी डी वेक्टर के। ये मैंने वेक्टर की फॉर्म में लिखे हैं। इसी को आप चाहो तो लाइन L1 और लाइन L2 नाम दे देना और फिर लिख देना कि L1 और L2 आपस में पैरेलल रहे होंगे। ठीक है। क्लियर है बात? कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।